नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी यमदूत और एक पंडित की है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वह नहीं टाला जा सकता। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित अपने बचपन के करीबी दोस्त से मिलने जा रहे थे। बचपन से ही वह दोस्त उनका विकलांग था। पंडित के मित्र का गांव बहुत दूर था और उन्हें अपने मित्र के गांव तक पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांव से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह आदमी भी उसके साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि इतने लंबे रास्ते में साथ मिलना अच्छा है, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। जब पंडित ने उस आदमी से नाम पूछा तो उस आदमी ने नाम बताया, महाकाल। पुजारी को नाम बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने उससे उसके नाम के बारे में और पूछना उचित नहीं समझा। वह दोनों चलते रहे। शीघ्र ही वह गांव में पहुंचे। वह महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़े, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। पंडित ने उत्तर दिया, ठीक है, और अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में पंडित को पता चला कि एक आदमी को भैंस ने मार डाला है। शीघ्र ही महाकाल पंडित के पास लौट आए। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वहां रहने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित के दोस्त का गांव अभी भी दूर था, इसलिए उन्होंने रात्रि विश्राम वहीं करने का निर्णय लिया। पंडित ने महाकाल से कहा, थकावट बहुत हो गई है, हमें यही विश्राम करना चाहिए। हम कल सुबह फिर निकलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कुछ वस्तु देनी है, तो मैं वो दे कर आऊँगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। थोड़ी ही देर बाद पंडित ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरा गांव आग लग गई। यह वही गांव था जहां पर महाकाल गए थे। यह देखकर पंडित को आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि यह महाकाल जहाँ भी जाते हैं वहाँ किसी न किसी प्रकार की हानि क्यों होती है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर लौट आए। सुबह होते ही दोनों अपने अपने गंतव्यों की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़ें, इस गांव में मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे रास्ते में मिलूंगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा और उस पर नज़र रखने के लिए महाकाल के पीछे चला गया कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। जब पंडित महाकाल पर नज़र रख रहा था तो उसने सुना कि एक आदमी को सांप ने काट लिया और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। पंडित ने वहाँ कुछ नहीं कहा और दोनों अपनी राह चलते रहे। थोड़ी देर बाद पंडित खुद को पूछने से नहीं रोक सका और उसने महाकाल से कहा, आप जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर होता क्या है? महाकाल ने पंडित को जवाब दिया, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि बुद्धिमानों की संगति हमेशा अच्छी होती है। लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं वास्तव में कौन हूँ।
पंडित ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूँ। यदि तुम अपना परिचय ठीक से दे सको तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूँ, यमराज का सेवक हूँ। यमराज ने मुझे आज्ञा दी है कि उन लोगों को मारो जिनका जीवन काल पूरा हो चुका है। हालांकि पंडित को यह विचार पहले से ही था, फिर भी इसके बारे में सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। फिर भी उन्होंने पूछा, अगर ऐसा है बताओ अगली मौत किसकी है? महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह सुनकर पंडित दंग रह गया और बहुत परेशान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि महाकाल ने जो कहा वह सत्य है तो मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी और उसका कारण भी मेरा ही होगा। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता। मुझे उनसे मिलने उनके गांव नहीं जाना चाहिए। जब पंडित यह सोच ही रहा था तो महाकाल ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अपने मित्र से ना मिलने से भाग्य नहीं बदल जाएगा। आपके मित्र की मृत्यु निश्चित है और यह अगले कुछ ही क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित हैरान रह गया, क्योंकि महाकाल उसके मन की बात जान गए थे। इससे पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत है। इसलिए वह तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वापस मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी तेजी से उसकी ओर चला आ रहा है। जब वह आदमी करीब आया तो पंडित को एहसास हुआ कि यह उसका दोस्त है जिससे वह मिलने जा रहा है। उसे देखकर पंडित को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत थका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वह काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही दोस्त पंडित के पास पहुंचा तो अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पंडित ने आश्चर्य भरी नज़रों से महाकाल की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि उसके मित्र को क्या हो गया। महाकाल को बात समझ आ गई और उसने कहा, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और एक पैर से विकलांग होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच सका। ना ही वह तुम तक पहुंच सका और ना ही तुम्हें बुला सका। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती। इसलिए आपके दोस्त की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और आपके कारण ही उसने अपने शरीर की सीमा लांघी। वह आपके पीछे दौड़ रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि महाकाल अवश्य ही यमदूत है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है और सभी को एक दिन मरना है। इसलिए उस वक्त वे खुद को संभालने में कामयाब रहे। पंडित को उत्सुकता हुई और पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, हालांकि किसी भी सामान्य प्राणी के लिए जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है। लेकिन आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और यह देखकर कि आप अपने मित्र की मृत्यु को कैसे स्वीकार कर पाए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद भी परेशान या और परेशान नहीं होंगे। आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं अपनी फांसी को संघर्ष स्वीकार कर लोगे। महाकाल जाने लगे, क्योंकि अब उनके पास पंडित के साथ चलते रहने का
कोई कारण नहीं था। महाकाल के जाने के बाद पंडित ने अपने दोस्त की मृत्यु के बाद की सभी रस्में निभाई और अपने गांव लौट आए। कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है और मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। पंडित ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसलिए राजा भी उनके बारे में जानते थे। उसने सोचा कि राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री है और हो सकता है कि वह उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सके। तो पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को पूरी बात बताई। राजा ने यह समस्या अपने मंत्रियों से साझा की और उनसे सलाह मांगी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि यदि पंडित की बातें सच हैं तो 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वह राज्य से बाहर न जाए तो उसकी मृत्यु टल सकती है। इसलिए पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था की गई और राजा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता था। लेकिन पंडित को कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं थी, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि पंडित को अपनी इच्छा से जाने की अनुमति थी, फिर भी वह डर के कारण बाहर नहीं जाता था। वह डर की वजह से बाहर जाने से बचता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मृत्यु वाले दिन से एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी से जल्दी सो गया, ताकि रात और अगला दिन जल्दी बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद की बीमारी थी, जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था। सोने के बाद वह नींद में चलने लगा। वह उठकर अपने कमरे से बाहर चला गया और महल के घोड़े के अस्तबल की ओर चला गया। किसी ने उसे रोका या किसी ने उसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की, क्योंकि सभी सेवक जानते थे कि वह राजा का विशेष अतिथि है। अस्तबल में पहुंचकर उसने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राज्य से बाहर चला गया। नींद की बेहोशी की हालत में दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। यह संयोग था कि जब पंडित महल में प्रवेश कर रहा था तो सभी लोग और गार्ड सो रहे थे, इसलिए किसी ने भी उसे रोका नहीं और पूछताछ नहीं की। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे, और बिस्तर पर रानी के बगल में आकर सो गया। जब सुबह हुई तो राजा उठे और उन्होंने पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा। राजा बहुत क्रोधित हुए और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया और सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे घुस गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने पंडित को देखा तो उन्होंने इतना क्रोध आया कि उन्होंने पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मृत्युदंड सुनकर पंडित कांप उठा। फिर उसने खुद को शांत किया और राजा से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं इस राज्य तक कैसे पहुंचा। मुझे याद है कि मैं अपने राजा के महल में सो गया था। मैं यह भी जानता था कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी भी रक्षक ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे आज मरना था और यह हो रहा है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम आज मरने वाले हो? जवाब में पंडित ने उन्हें पूरी कहानी बताई और कहा, कोई भी आम आदमी राजा के सामने बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं राजा के कमरे में रानी के बगल में सोने के बारे में सोच भी कैसा सकता हूँ। यह
पूर्णतः आत्महत्या होगी। मैं इस तरह मरने के लिए दूसरे राज्य से क्यों आऊँगा। राजा को पंडित की बातें थोड़ी उचित लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद पंडित खुद को सजा से बचाने के लिए बहाने बना रहा है, क्योंकि पंडित पड़ोसी राज्य का राजा उसके मित्र था। उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा के पास एक पत्र भेजा और पंडित की बातों की सत्यता का प्रमाण मांगा। सैनिक शाम होने से पहले ही लौट आए और उन्होंने राजा को बताया। पड़ोसी राजा का जवाब था, पंडित ने जो भी कहा वह सच है और हम भी नहीं जानते कि वह आधी रात को वहां कैसे पहुंच गया। उसे मौत की सज़ा देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि राजा ने पहले ही पूरी कहानी जाने बिना ही पंडित को मौत की सज़ा दे दी थी। अब अगर पंडित को फांसी नहीं दी गई तो राजा के बयान का अपमान होगा, और अगर राजा की बात रखने के लिए सज़ा दी गई तो पंडित गलत तरीके से मर जाएगा। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों से कही और काफ़ी चर्चा के बाद वे निष्कर्ष पर पहुँचे। कहा, आपको पंडित को सूती धागे से फांसी दे देनी चाहिए। इससे आपके वचनों का सम्मान बना रहेगा और पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि एक धागे से फांसी पर चढ़ने से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। राजा को यह विचार उचित लगा और उसने वही आदेश दिया। राजा ने कहे अनुसार पंडित को फांसी देने के लिए सूती धागे का फंदा बनाया गया। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के एक धागे से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ना स्वीकार कर गए। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। डोर से पंडित की गर्दन की नस कट गई थी और वह जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। हर धड़कन के साथ उनके गले से खून बह रहा था और कुछ ही पलों में उनका शरीर बिल्कुल शांत हो गया था। वह मृत है। सभी लोग आश्चर्य से ये देखते रहे और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमज़ोर धागा किसी की जान ले सकता है। लेकिन घटना घटी और नियति ने अपना काम किया। संभावना। इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि अगर पंडित ने महाकाल से उसकी मौत के बारे में नहीं पूछा होता तो वह राजा के महल में कैद होकर हर दिन डर डर कर जीने की बजाय अगले 6 महीने तक कहीं बेहतर जिंदगी जी रहा होता। इसलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है ताकि हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके। एक पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह अपने मित्र से मिलने नहीं जा रहा होता तो रास्ते में उसे महाकाल नहीं मिलते और पंडित उससे उसकी मृत्यु से संबंधित प्रश्न नहीं पूछता। जो होना है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानियां बरतें या कितने भी उपाय करें, लेकिन हर घटना और उस घटना का पूरा ताना बाना पूर्व निर्धारित होता है, जिससे हम रत्ती भर भी नहीं हटा सकते। जबकि अगर पंडित अपने दोस्त से मिलने नहीं गया होता और उसके दोस्त बचपन से गूंगा और विकलांग नहीं होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उस स्थिति में वह पीछे से आवाज़ देकर अपने दोस्त को रोक सकता था। यानी प्रकृति ने उन्हें बचपन से विकलांगता दी थी। उसका संबंध उनकी मृत्यु से था। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है, जैसा है वैसा बनाया है, वह किसी कारण से है और उसके अस्तित्व पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति किसी न किसी घटना से संबंधित है जो घटित होनी है। इसी प्रकार यदि पंडित को स्वयं अपनी नींद की बीमारी के बारे में पता होता तो वह पहले ही राजा को यह बात बता देता।
यदि वह राजा के महल से बाहर निकलता तो कोई ना कोई पहरादार अवश्य उसे रोकता। राजा को कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते थे जिससे पंडित नींद में जागकर कहीं ना जा सके। अर्थात प्रत्येक घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना को घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस घटना को घटित होने के क्या कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहाँ और कैसे बोए जाएंगे, और इसी को हम सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।